नमस्कार दोस्तों, गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम कक्षा 9 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 का अध्ययन शुरू करेंगे। इस पुस्तक को आप लोग मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। ये पुस्तक मात्र 26 रुपीज़ में आपको 26 रुपीज़ में मिलेगी। जिस एग्ज़ाम का हम लोग तैयारी करते हैं, चाहे वह बोर्ड का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थाएं हैं, इसी पुस्तक से, बिहार का है तो इसी पुस्तक से क्वेश्चन बनाएंगी या एनसीईआरटी से बनाएंगी। तो ये सिलेबस है, ठीक है ना। इस सिलेबस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। इस पुस्तक में टोटल 6 चैप्टर हैं और इस 6 चैप्टर में टोटल 1 पेज से लेकर 137 पेज तक है। अगर आप 10 पेज डेली पढ़ते हैं तो मात्र 14 दिन में ये पुस्तक आप लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। जितना पेज बढ़ाइएगा उतना जल्दी इस पुस्तक को ख़त्म कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम इस चैप्टर में सबसे प्रथम देखेंगे लोकतंत्र का क्रमिक विकास, यानी लोकतंत्र को शुरू से लेकर अभी तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक कैसे धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास होते गया, क्या क्या बाधाएं आई, क्या क्या मुश्किलों का सामना लोकतंत्र को करना पड़ा। आज भी बहुत सारे देश हैं जिसमें लोकतंत्र स्थापित नहीं है। उसके बाद लोकतंत्र क्या और क्यों, यानी लोकतंत्र क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इसका अध्ययन करेंगे। संविधान का निर्माण, जब लोकतंत्र आ गया तो संविधान का भी निर्माण होगा। उसके बाद चुनावी राजनीति, जब संविधान का निर्माण हो जाएगा और जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी तो उस प्रतिनिधि को चुनने में जो भी संस्थाएं काम आएगी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, यानी कि लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्थाएं होती हैं, तो जो संसद में जो संस्थाएं होती हैं जो लोकतंत्र के माध्यम से काम करती हैं या लोकतंत्र को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में सहयोग करती हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार, यानी लोकतंत्र हमें इंसानों को यानी मानव को क्या क्या अधिकार देती हैं, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। तो आइए आज से हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसको एग्ज़ाम तक कम से कम 5 बार पढ़ जाना है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। एकदम लाइन बाय लाइन बुक को 5 बार पढ़ना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना पतला तो है, ये है, आराम से ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अध्याय 1 है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। सबसे पहले परिचय, प्रस्तावना। प्रस्तुत पुस्तक लोकतंत्र के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की विवेचना करती है। यानी कि इस लाइन का मतलब होगा कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में हम लोकतंत्र के सैद्धांतिक यानी थियोरेटिकल, यानी उसको मतलब एग्जाम परिप्रेक्ष्य से कैसे लिखा जाए उसका चर्चा करती है। और व्यवहारिक पक्ष, यानी कि लोकतंत्र जब पुस्तकों में लिखा गया, संविधान में लिखा गया, आप उसका परिभाषा लिख दिए, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में कैसे उसको लागू करते हैं उसके बारे में जानकारी है। यानी कि जब समाज में व्यवहारिक रूप से लोकतंत्र को लाया गया तो उसका क्या क्या हानियाँ और क्या क्या लाभ है, उसको लाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस चीज़ के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम देखेंगे कि पिछले 100 वर्षों में किस प्रकार लोकतंत्र का विकास एवं विस्तार विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में होता गया। आप देखेंगे कि आज भी विभिन्न देशों में लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है एवं विभिन्न देशों में लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हो रही है। जैसे कि हमारा पड़ोसी देश ही है, कौन है, पाकिस्तान, उसको सबसे ज़्यादा। उसके बाद से नेपाल में भी बहुत ही समस्या का सामना हुआ था। उसके वर्तमान में म्यांमार है, बर्मा, उसमें अभी तानाशाही है, सैनिक व्यवस्था है लागू है, श्रीलंका। इन देशों में लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस प्रथम अध्याय में विश्व के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना में संबंधित कई उदाहरण दिए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि इस अध्याय में विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जिसमें लोकतंत्र तो स्थापित हुआ शुरू में, लेकिन बाद में सैनिक शासन भी लाया गया और मतलब लोकतंत्र आया, लोकतंत्र खत्म हुआ, फिर लोकतंत्र आया, उसके बारे में चर्चा है। इन उदाहरणों से आप समझ पाएंगे कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु विभिन्न देशों में लोगों को कितने संघर्ष करना पड़ा। इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात आप लोकतंत्र की कुछ सामान्य विशेषताओं की भी पहचान कर सकेंगे। हम यहाँ भारत के पड़ोसी राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना, स्थापना मतलब प्रथम बार स्थापना, पुनर्स्थापना माने स्थापना होके फिर खत्म हो गया, फिर स्थापित हुआ, से संबंधित कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्याय के अंत में हमने यह
हमने यह देखने का प्रयास किया है कि क्या वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र संभव है, यानी क्या विश्व के स्तर पर सभी देश में लोकतंत्र लागू किया जाए तो क्या सभी लोग अपना पाएंगे। जिस देश में लोग नहीं अपनाते हैं उसमें पलट देता है लोग, यानी कि सैनिक सब कब्जा कर लेता है, आतंकवादी सब कब्जा कर लेता है। क्या ऐसा ही चीज़ है। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के स्वरूप को समझने से पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हेतु कितना संघर्ष करना पड़ा। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे संघर्ष कितना करना पड़ा लोकतंत्र लाने में लोगों को। समय के साथ लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार पुनर्स्थापित हुई, इस हेतु दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के प्रमुख देश सबसे, ये जो हम हाईलाइट किए ना, इसको आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिएगा, घेर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के परिप्रेक्ष्य से। सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के प्रमुख देश चिली के घटना चक्र तथा 1980 के प्रमुख देश चिली में घटना चक्र तथा 1980 के पोलैंड की घटना को देखेंगे। इस चीज़ को डबल रिपीट कर दिया है, ठीक है ना। यानी दो देश अभी देखेंगे, कौन, एक है चिली और एक पोलैंड। सबसे पहले हम इस देश को नक्शा के माध्यम से देख लें कि धरती पे कहाँ है, ठीक है ना। इससे समझने में ज़्यादा आसानी होगा, क्या है कि हम लोग विजुअल चीज़ को ज़्यादा याद कर पाते हैं। हम टीवी देखते हैं, अच्छा किसी किताब के कहानी को आप पढ़िएगा और उस कहानी का अगर फिल्म बन जाए तो उसको पढ़िएगा, ठीक है, देखिएगा फिल्म के रूप में, और उस कहानी को आप ऑडियो के रूप में सुनिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा आप विजुअल यानी कि देख कर याद करेंगे, उसके बाद सुन कर याद करेंगे, सबसे अंत में पढ़ कर याद करेंगे। इसलिए एक बार में फिल्म याद कर जाते हैं और 10 बार पढ़िएगा तब वो फिल्म वही याद होगा, ठीक है ना। तो नक्शा में हम लोग इसको देखते हैं। आपके सामने अभी क्या है, विश्व का नक्शा है, चिली लोकेशन मैप, ठीक है ना। ये हो गया आपको देशांतर और ये हो गया अक्षांश, और यहाँ पे है चिली, ठीक है ना। और ये हो गया दक्षिण अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका। आप देखेंगे कि ये जो चिली देश है दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में, यानी कि मध्य से लेकर दक्षिण तक अंटार्कटिका तक गया हुआ है, देख रहे हैं लाल लाल रंग से। और ये 30 डिग्री यानी कि मकर रेखा इससे होकर गुजर रही है, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा और क्लोज में देखते हैं। यहाँ देखिए चपटा हुआ नक्शा है, देख रहे हैं, यहाँ पे पीला कलर से रंगा हुआ। पूछ देगा चिली किस महादेश में है, तो दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका में नहीं, अमेरिका में है, ठीक है ना। और क्लोज से देखते हैं, देखिए दक्षिण अमेरिका है ना, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा यहाँ से देखिए, यह पृथ्वी का ग्लोब एकदम दक्षिण में है ना, दक्षिण अमेरिका के एकदम दक्षिण में है। और ये है रहा चिली, हमारा देश नहीं, दूसरा देश है। इसकी राजधानी है सैंटियागो। इसके पड़ोसी देश है अर्जेंटीना, बोलिविया और पेरू। पूछ सकता है, ठीक है ना, बीपीएससी पूछ देगा, चाहे बिहार बोर्ड भी, मूड खराब होगा उसका तो। और इसके कितने पड़ोसी देश हैं, 3 पड़ोसी देश है, अर्जेंटीना, बोलिविया और पेरू, ठीक है ना। चलिए, पहला पॉइंट है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में चिली नाम का एक देश है। ओएंदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो, ठीक है ना, स्थापना की। और इसको आप मत ध्यान दीजिएगा। उसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस देश में किया गया, चाहे किसने किया, तो ओएंदे नामक व्यक्ति ने। ओएंदे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम किए, यानी कि समाज के लोगों के भलाई के लिए बहुत सारा काम किए। और जब समाज में भलाई का काम होता है तो कुछ कीड़े मकोड़े या सामाजिक तत्व होते हैं उनको ही मतलब काटने लगता है, यानी कि उनको अखड़ने लगता है। और इनको वैसा ही इनके साथ भी हुआ। आगे देखिए, उन्होंने मजदूरों की दशा में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार के अनेक प्रयास किए। किसने, ओएंदे ने। चिली के ओएंदे सरकार ने अन्य कई कार्यक्रम चलाए, जैसे बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना आदि। इस समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इस समय विदेशी कंपनियां देश के तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी। जैसे आज भी हमारे देश में ऐसा हो रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो आज भी हम लोग पे एक अधिकार किए हुआ है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है, और काफ़ी मुनाफा कमा रही थी। राष्ट्रपति सल्वाडोर ओएंदे ने
विदेशी कंपनियों के इन कृत्यों का क्या किया, विरोध किया। पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। चिली के चर्च, देखिए आ गया ना, चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोगों ने तथा कई राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति के सुधार कार्यक्रमों का क्या किया, विरोध किया एवं उनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गए। देख लीजिए, अच्छा काम कीजिएगा ना तो लोग कौआ सब आने लगेगा काम करने। फलतः पॉइंट नंबर 2, 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। देश के जो हम हाईलाइट किए, हाईलाइट इसको ऑब्जेक्टिव के परिप्रेक्ष्य से आप लोग पर्पस से हाईलाइट कर लीजिएगा खुद की पुस्तक में। देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। राष्ट्रपति ओयेंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार किया। देखिए पहले लोकतंत्र था, ठीक है ना, अब देखिए लोकतंत्र आया चिली में तो अच्छा काम करने लगे। तो देखिए वहाँ के लोगों को अखड़ने लगा कि नहीं, तो उसी के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग कि लोकतंत्र आया तो किसको अच्छा लगा, किसको बुरा लगा, उसको स्थापित करने में या पुनः स्थापित करने में कितना लोगों को संघर्ष करना पड़ा। देखिए ये अच्छा काम किए लोकतंत्र में आकर ओयेंदे, लेकिन वहाँ के चर्च, जमींदार, अमीर लोग और राजनीतिक पार्टी को काटने लगा ये बात और इन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। और तब तक देखिए क्या हुआ, 11 सितंबर 1923 को नौसेना ने क्या किया, चिली के एक प्रमुख बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और रक्षा मंत्री के सेना के लोगों ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। यानी कि तख्ता पलट करने वाला है सब। देख लीजिए आगे क्या होगा। राष्ट्रपति ओयेंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार किया। सेना कुछ करती उसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर देश के नाम अपना संदेश दिया, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर से स्थितियाँ बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद, चिलीवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। देखिए मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में 11 सितंबर 1973 को क्या किया था, सब बंदरगाह पे कब्जा भी किया था। और उसी दिन क्या हुआ, जनरल अगस्तो किसके नेतृत्व में, जनरल अगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से, देखिए अमेरिकी सरकार इसमें चाल चल दिया था, चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति ओयेंदे की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। लोकतंत्र कहाँ स्थापित हुआ, पहले स्थापित हुआ लेकिन ख़त्म हो गया। हमारा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें आज तक लोकतंत्र को चुनौती नहीं दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल अगस्तो पिनोसे, पूरा नाम है अगस्तो पिनोसे, और राष्ट्रपति का कौन था, ओयेंदे, जो सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया था और बाद में 1970 में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व भी किया था। ठीक है ना, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। देश के राष्ट्रपति बन बैठे। पिनोसे की सरकार ने ओयेंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया। दमन माने मारना, उनको प्रताड़ित करना, यानी उनको गायब करना शुरू कर दिया गया। उनकी हत्या कराई। ओयेंदे की बेटी एवं परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को लापता कर दिया गया, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं था। सही बात है। देखिए लोकतंत्र को दबाया जा रहा है कि नहीं, इसी चीज़ का हम लोग अध्ययन करेंगे आगे। देखते चलिए, बहुत मज़ा आएगा, एकदम मूवी की तरह। अगर आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में तो सिविक्स में। पिनोसे की सैनिक सरकार ने 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। पिनोसे का सैनिक शासन 1988 में क्या हुआ, समाप्त हो गया। कितने वर्षों तक शासन किया था, 17 वर्षों तक चिली में। जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, जनमत संग्रह यानी कि जनता का मन का बात जाना जाता है, पिनोसे की सत्ता को देश की जनता ने भारी बहुमत से ठुकरा दिया। देखिए अगर ये लोकतांत्रिक होता तो लोग ठुकराता, नहीं ठुकराता। ये तो कब्जा किया था ना, तो आज भी जनता नहीं चाहता था कि सैनिक शासन हो। ठीक है ना, ज़बरदस्ती ये अब तो अभी इलेक्शन होने वाला है, देखिए क्या होता है हम लोग के देश में, भारत में।
जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, जनमत संग्रह में पिनोशी की सत्ता को देश की जनता ने ठुकरा दिया। इस प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दे दी। इस प्रकार चिली में लोकतंत्र की क्या हुई, पुनर्स्थापना हुई। 1900 कब हुआ, 1988 में, और लागू कब हुआ, 11 मार्च 1990 में, ठीक है ना, पुनर्स्थापना। अभी तक चिली में 4 बार चुनाव हो चुके हैं अभी तक। इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने भाग लिया। ये जब पुस्तक छपी थी ना, तब तक का बात इसमें लिखा गया है, भाग लिया और कई दलों ने सरकार बनाई। अब चिली के शासन में सेना की भूमिका समाप्त हो चुकी है। वर्ष 2006 के जनवरी में राष्ट्रपति के चुनाव में चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख अल्बर्टो वेस्ले, जिनकी हत्या 1973 में हुए विद्रोह यानी ओएंदे सरकार के समय जो विद्रोह हुआ था उसी समय कर दिया गया था। कौन थे, अल्बर्टो वेस्ले। उनकी पुत्री मिशेल वेस्ले विजयी रहीं, ठीक है। आज चिली एक लोकतांत्रिक देश है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लंबे संघर्ष के बाद ही चिली के लोगों ने देश में लोकतंत्र की स्थापना कर दी, ठीक है ना। ये कब बनी थी मिशेल वेस्ले, 2006 से 2010, 2014 से 2018, ठीक है ना। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान है गैब्रियल बोरिक, 11 मार्च 2022 से है। 4 साल का कार्यकाल होता है चिली के राष्ट्रपति का। अब आइए देखते हैं पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष। चिली का तो देख लिए, अब पोलैंड में देखते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी कि उत्तरार्ध माने समझ रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, यानी कि 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से लेकर 1999 तक। तो 1900 से 1950 ये हो गया शुरुआत, और 1950 से 1999 हो गया उत्तरार्ध, यानी कि बीत रहा है, ढल रहा है। तो देखिए 1980 आ गया ढलता हुआ, तो उत्तरार्ध माने किसी भी समय का, जैसे 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, तो समझ जाइए लास्ट वाला ख़त्म हो रहा है 100 साल में। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ, ठीक है ना। आइए इसको मैप पे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, कहाँ है पोलैंड। देखिए ये जो है नक्शा देख रहे हैं ना, यूरोप और हल्का सा एशिया और रसिया का नक्शा दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो लाल रंग से देख रहे हैं यही पोलैंड है। ये क्या कह रहा है इसमें, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में पूर्वी यूरोप है, जो यूरोप है ना, इसकी पूर्वी एरिया यानी कि इतना इस साइड एरिया में साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ। साम्यवादी उस समय कहाँ था, रूस में था। रूस में साम्यवादी शासन था, ठीक है ना, समाजवादी साम्यवादी। तो सीधा सा बात है, बॉर्डर एरिया में उस क्या करेगा, उसका अंश अइबे करेगा, हल्का फुल्का लोग उससे प्रभावित होकर करेंगे। इन देशों के शासकों तथा साम्यवादी दलों को पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी शासन वाले देशों में एक पोलैंड भी था। पूर्व में जितना भी था ना साम्यवादी का प्रभाव था, इसमें से क्या था, पोलैंड। ठीक, देख लिए ना पोलैंड कहाँ है, इसका राजधानी कहाँ है, वार्सो। यहाँ देखिए पोलैंड। यहाँ रसिया है, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, अभी यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी। या बाल्टिक सागर है ना, देख लीजिए यहाँ पे। रूस है इसकी राजधानी, पोलैंड की राजधानी वार्सो। सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में। उस समय पोलैंड पर जारुसेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। अन्य साम्यवादी देशों की तरह पोलैंड में भी किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, यानी कि साम्यवादी में किसी एक ही पार्टी बार बार क्या बनती है, शासन पर अधिकार कर लेती है। 14 अगस्त 1980 को पोलैंड में एक घटना घट गई। उस दिन गडास्क शहर में अवस्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। हड़ताल का कारण था एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला जाना। मजदूरों की मांग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। अन्य साम्यवादी शासन वाले देशों की तरह पोलैंड में साम्यवादी दल के मजदूर संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे मजदूर संघ को हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी। अतः हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, यानी कि किसी दूसरे मजदूर संघ को हड़ताल करने की अनुमति नहीं था, और ये दूसरा था कर दिया, इसलिए इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिससे क्या हुआ, विद्रोह छिड़ गया।
इसी कारखाने से नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन लेक वलेसा हड़ताली कर्मचारियों का क्या बन गया, नेता बन गया। धीरे धीरे हड़ताल पूरे शहर में फैल गया तथा इसके समर्थकों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष कुछ मांग रखी। आइए इस मांग को देखते हैं। देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, प्रेस पर लगी सेंसरशिप को क्या किया जाए, हटाई जाए। इस तरह आंदोलन की लोकप्रियता के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा। लेक वलेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया। इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से। यह समझौता गडास्क संधि कहलाती है। गडास्क संधि में क्वेश्चन पूछेगा, गडास्क संधि में कौन सा समझौता हुआ था? 21, 22, 23, 24 दे देगा। हमारी ये याद रहेगा तो इसलिए इसको हम हाईलाइट किए, आप लोग भी बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा। इस गडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना जिसकी लोकप्रियता पूरे पोलैंड में बढ़ गई। इस मजदूर संगठन का नाम सोलिडरनोस्क अर्थात सोलिडेरिटी रखा गया। सोलिडेरिटी के रूप में पहली बार किसी साम्यवादी शासक वाले देश में किसी स्वतंत्र मजदूर संगठन का क्या हुआ, जन्म हुआ था। किस देश में हुआ था? पोलैंड में हुआ था। 1 वर्ष के भीतर ही सोलिडेरिटी की शाखाएं पूरे देश में स्थापित हो गई, यानी पूरे पोलैंड में, और इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। 1988 में लेक वलेसा के नेतृत्व में पोलैंड में फिर हड़ताल हो गया। फिर ये हड़ताल किया है, इलेक्ट्रीशियन हुआ था। इस समय तक पोलैंड की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट होने लगी थी। सोवियत संघ से सरकार को मदद का कोई भरोसा नहीं था। सोवियत संघ से सरकार को कोई मदद का क्या था, भरोसा नहीं था। पोलैंड की साम्यवादी सरकार के कुप्रबंध और भ्रष्टाचार के किस्से सामने आने से जनरल जारूसेलेस्की के नेतृत्व वाली सरकार के समक्ष क्या किया गया, समक्ष संकट बढ़ने लगा। हजारों की संख्या में सोलिडेरिटी के सदस्यों को जेलों में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया गया। देखिए ख़त्म कर दिया गया ना। फिर यही तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। आया, ख़त्म हुआ, फिर आया। लेक वलेसा के नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश में फैल गया। अंततः पोलैंड की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा। 1989 में पुनः सरकार एवं लेक वलेसा के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुए। लेक वलेसा के नेतृत्व में सोलिडेरिटी पार्टी ने सीनेट के 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इस समझाने वाला इसमें कुछ है ये नहीं है। इस चुनाव में लेक वलेसा को बहुमत प्राप्त हुआ और वे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति। पोलैंड के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? लेक वलेसा। एंड्रेज डूडा वर्तमान में होंगे कहीं 5 वर्ष के लिए। अब आइए हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। जितना हम लोग पढ़े हैं ना, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे क्या क्या इसके हानि और लाभ हुआ था। लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने अभी तक चिली एवं पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना संबंधी घटनाओं को देखा। बच्चों, हमने देखा कि चिली में ओयेंदे के लोकतांत्रिक सरकार आम जनता के बीच लोकप्रिय थी। चिली वाला में अच्छा काम करने लगा तो बाद में चर्च, अमीर और जमींदार सबको खटकने लगा, उधर के हटा दिया। और जनरल अगस्तो के नेतृत्व में सैनिक तख्ता पलट हो गया, ठीक है ना। 11 सितंबर 73 को तख्ता पलट के बाद सरकार अलोकतांत्रिक थी, जिसका उद्देश्य अमीरों के हित साधना था। पुनः अमेरिका के सहयोग से हुआ था। पुनः 1988 में जनमत संग्रह के बाद चिली में क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुआ। कब हुआ? 1988 में। 1980 के दशक की पोलैंड की साम्यवादी सरकार अलोकतांत्रिक थी, जिसका नेतृत्व निरंकुश शासक जनरल जारूसेल्की कर रहा था। यह सरकार जनता में अलोकप्रिय थी, लेकिन 1990 में लेक वलेसा, देखिए लेक वलेसा जो इलेक्ट्रीशियन था, जो क्या हुआ था, नेता बन गया था कर्मचारियों का। नेतृत्व में बनी पोलैंड की सरकार पूर्व की सरकार की तुलना में इस अर्थ में भिन्न थी कि यह एक निर्वाचित सरकार थी, ठीक है ना। बच्चों, आओ अब हम क्या करें, इन सभी सरकारों की आपस में तुलना करें। सबसे पहले 2 अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिली में पिनोसे शासन और पोलैंड की साम्यवादी शासन में निम्नलिखित अंतर है। चिली में सैनिक शासन था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का शासन था। पोलैंड की साम्यवादी सरकार
यह दावा कर रही थी कि वह पोलैंड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। चिली के शासक पिनोशे का ऐसा कोई दावा नहीं बनता था। जहां पोलैंड का शासन किसी विशेष मजदूर संगठन के अधिनायकवाद का उदाहरण था, वहीं चिली का शासन सैनिक अधिनायकवाद था। अधिनायकवाद माने किसी सैनिक का शासन, मतलब शासन किसी एक व्यक्ति के अंदर चला जाए, यानी कि जैसे हिटलर था, पूरा कब्जा कर लिया था, वो अधिनायकवाद हो गया। यानी कि किसी एक व्यक्ति के अंदर ही पूरा शासन व्यवस्था समाहित हो जाए, उसको अधिनायकवाद कहते हैं। अब आइए, इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ निम्नलिखित समानताएं भी थी। दोनों देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी। दोनों ही देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने, यानी आर्टिकल 19 भारतीय संविधान के अनुसार, तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। आइए अब हम 3 लोकतांत्रिक सरकारें, चिली की ओएंदे सरकार, पोलैंड की लोक विलेसा की सरकार और चिली की मिशेल सरकार की समान विशेषताओं का विश्लेषण, विश्लेषण हम नेक्स्ट डे में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।